उन्होंने आप भी हो डॉक्टर या काम था लास्ट टाइम। चलो मेरा सलाम दो ना ओके एक सेकंड याद है मुझे म्यूट करना होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पर एंड किया था दैट वाज द टॉपिक कि व्हाट टू डू व्हेन यू एक्सपीरियंस एनी स्ट्रेस। उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी हम किसी ओवरवेलमिंग इमोशनल स्टेट में होते हैं तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो we need to take pause and recognize the ways by which we can make our nervous system feel safe. तो हमने लास्ट जितनी भी क्लासेस हैं उनमें जो एक चीज स्टडी की थी वो ये कि इमोशनल स्टेट में जो ट्रिगर आता है और जो रिएक्शन आता है उसका एक्चुअली एक कॉज जो होता है वो ब्रेन की डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। वो डेवलपमेंट जो उसकी अर्ली लाइफ में हुई भी होती है ऑटोमेटिक या अनकॉन्शियस लाइफस्टाइल पर। जब हमने कॉन्शियसली चीजों को प्रोसेस नहीं किया होता तो हमारा नर्वस सिस्टम उसी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है इन एनी इमोशनल स्टेट जो हमारी अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस पर लाइफ में डेवलप हुई होती है। और इस चीज को हमने डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम हमारा अर्ली चाइल्डहुड में कैसे डेवलप होता है और कैसे वो इमोशंस को एज अ थ्रेट लर्न कर जाता है। राइट तो एक वो ब्रेन जिसका जो इमोशन को एज अ थ्रेट लर्न किया है या जिसका इमोशंस के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं बना उसकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस पर या जिसने ऑफ कोर्स कुछ डेवलपमेंटल ट्रॉमा से सफर किया है तो ऐसा नर्वस सिस्टम होता है उसका जो इशू होता है इन एनी इमोशनल स्टेट वो ये होता है कि वो सेफ्टी फील नहीं कर रहा होता और किसी भी इमोशनल थ्रेट को भी वैसे ही परसीव कर रहा होता है जैसे कि वो फिजिकल थ्रेट को परसीव करता है। तो बेसिकली हमने ये स्टडी किया था कि नर्वस सिस्टम हमारा हमारे सर्वाइवल के लिए उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है। अल्लाह ताला ने उसका जितना भी सिस्टम है वो हमारे सर्वाइवल के लिए रखा हुआ है क्योंकि आप सबको पता है कि डेथ इंसान की तब होती है जब उसकी ब्रेन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। ब्रेन डेथ कहते हैं ह्यूमन डेथ को। सो मेन जो हमारे सर्वाइवल में पार्ट होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का होता है। तो ये नर्वस सिस्टम बेसिकली जो एक्सटर्नल फिजिकल थ्रेट्स हैं इंसान को जो दरपेश होते हैं और जो आज के लाइफ से पिछली अगर हम लाइफ में चले जाएं तो वहां पर ज्यादा पिछले दौर में ज्यादा होती थी वो चीजें। यानी जानवरों से खुराक की तलाश में जब लोग निकलते थे जानवरों से उनका एनकाउंटर हो जाना, मूजी जानवरों से और डिफरेंट जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे। सो नर्वस सिस्टम बेसिकली डिजाइन किया गया है उसका सारा मैकेनिज्म आपके बॉडी को जो खतरात लाहक होते हैं जो फिजिकल थ्रेट्स होते हैं उन सिचुएशंस में सेफ्टी के इकदामात करने के लिए। राइट लेकिन इंसान के जो इमोशनल बीइंग है जो इमोशंस का पार्ट है that is also related to your amygdala, the part of the nervous system that creates stress hormones, right? और stress hormones का मकसद तहरीक देना होता है सर्वाइवल के लिए कि आप अपने सर्वाइवल की कोई जरूरत करें। अब फितरी तौर पर तो इसका मकसद जो है वो फिजिकल थ्रेट से सेफ्टी के लिए तहरीक देना है कि कुछ किया जाए, फाइट या फ्लाइट। हमने ये भी स्टडी किया था कि फाइट या फ्लाइट करना खतरे की सूरत में। बट इन अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस जब इमोशंस के साथ, क्योंकि एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने इमोशंस लेकर आता है बस, उस वक्त में उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता। आगे जाकर वो एज बड़ी होने के साथ साथ डेवलप होता है। So on those developmental stages, अगर बच्चे के पास क्या है सिर्फ इमोशंस
उससे कोई खिलौना छीनेगा तो वो रोएगा, वो अपनी जो तकलीफ है उसको अल्फाज में या लॉजिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस स्टेज पर। इसी तरह भूख लग, जब बहुत छोटा बच्चा होता है उसको भूख लगती है, वो रोता है, वो उसको लॉजिकली नहीं बता सकता अपनी मदर को कि मुझे भूख लगी है या मुझे क्या फील हो रहा है या पेट में दर्द हो रही है। तो एक छोटा बच्चा इस चीज को लॉजिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकता बिकॉज उसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं होगा उस स्टेज पर। सो व्हाट इज विद दैट चाइल्ड इज अमिगडाला, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। तो उसके पास बस इमोशंस होते हैं, राइट? तो अब इन स्टेजेस पर अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो इमोशनली अट्यून्ड नहीं है अपने बच्चे के साथ, यानी उसकी इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो भूख लगती है, बच्चा रो रहा है और मदर खुद फ्रस्ट्रेटेड है, थकी हुई है, और वो उसकी जो इमोशनल नीड है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, या अंडरस्टैंड तो करती है लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही एम्पैथिकली, compassionately, because that mother is herself in a state कि जिसके अंदर वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रही, राइट? तो उसका अपना ताल्लुक इमोशंस के साथ अच्छा नहीं बना, तो जो जिस वे में वो रिस्पॉन्ड करेगी अपने बच्चे के इमोशन को, या एनी अदर पर्सन जो उन डेवलपमेंटल स्टेज पर बच्चे के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर्स होते हैं, घर में और लोग होते हैं, सो जितने भी लोग हैं, फादर जो एंसेस्टर्स हैं, यानी जो दादी दादा या दूसरे लोग हैं, डिपेंड करता है कि बच्चे की इमोशनल स्टेट में हाउ दे रिस्पॉन्ड, राइट? तो जो भी रिस्पॉन्सेस बच्चे को मिलते हैं, if those responses are not emotionally healthy responses, तो वहां से बच्चे का ब्रेन जो है वो इमोशंस को एज अ थ्रेट लर्न कर जाता है, और जब भी कोई इमोशनल स्टेट अराइज होती है वो सेफ फील नहीं करता, बिल्कुल वैसा ही डेंजर फील करता है जैसा कि फिजिकल थ्रेट्स को फील करता है। सो दैट इज द थिंग जो कि इमोशनल पेन क्रिएट करती है, ठीक है? और इमोशंस के साथ हेल्दी रिलेशनशिप एट दैट स्टेज नहीं बन पाता। तो ऐसे ब्रेन जो जिनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस पर ये इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं उन्होंने सफर किया हो, तो वो अगर इफ दे डू नॉट प्रोसेस कॉन्शियसली आफ्टर कमिंग इन एडल्ट एज, राइट, तो ये चीज रिक्रिएट होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट? एडल्ट लाइफ में भी जब जब वो इमोशनल ओवरवेलमिंग सिचुएशंस में जाते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली उनका नर्वस सिस्टम थ्रेट फील कर रहा होता है और वो रिक्रिएट कर रहा होता है इमोशनल पेन को इन एवरी सच सिचुएशंस, राइट? तो यहाँ पर अब हमने एक चीज स्टडी की थी कि हमारे ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जहां पर उसकी डेवलपमेंट होती है अर्ली स्टेजेस पर, बट उसके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी की कैपेबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है, यानी कि प्रोसेस करके नर्वस सिस्टम जो प्रोग्रामिंग, जो उसकी कंडीशनिंग हुई है, जो प्रोग्रामिंग उसने लर्न की हुई है, वो उसको अनलर्न करके इमोशंस को एज अ हेल्दी रिलेशनशिप उनके साथ क्रिएट कर सकता है कि इमोशन। और उसके लिए जो क्रूशियल थिंग है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है, वो ये कि ब्रेन जो है वो इमोशंस को सेफ फील करना शुरू करे। सो स्ट्रेस की कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नीडेड टू बी डन इज के नर्वस सिस्टम, हाउ यू हैव टू make your nervous system feel safe, ठीक है, in any emotional state। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि we have different kinds of ways of catharsis, कि हम उस कंडीशन में कौन सी ऐसी एक्टिविटी है हमारे लिए that is needed, that can make us feel good, right? जैसे 4 kinds of happy hormones होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं, डोपामिन होते हैं, आपके
और एंडोर्फिन्स होते हैं, और इसके बाद जो है वो ऑक्सीटोसिन होते हैं. So endorphins and oxytocins are related to human connections. के इंसानों, स्पेशली एंडोर्फिन्स, के इंसानों के साथ आप कनेक्ट करके इन अ हेल्दी वे, यू नो, आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर सकते हैं. लाइक आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं या एम्पैथिक सेफ स्पेस है, लोग हैं, उनसे डिस्कस करके और यू नो अपना टाइम कुछ वक्त के लिए कम्युनिटी में, अपनी ऐसी कम्युनिटी में जहां पर आपका ब्रेन फील करता है सेफ, वहां पर आप स्पेंड करके अपना वो कर सकते हैं. इसके अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स. देयर आर एक्टिविटीज लाइक कुछ लोगों के लिए जैसे एक्सरसाइज होती है, कुछ लोगों के लिए बाहर जाना होता है वॉक के ऊपर. तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप योर ऑटोमेटिक रिएक्शन इन दैट स्टेज. ठीक है, तो उस स्टेट में ऑटोमेटिक रिएक्शन को जो है वो उससे डिसएसोसिएट होना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन अगर वो इमोशंस के साथ अपना हेल्दी ताल्लुक कायम करना चाहता है. सो दैट इज वेरी क्रूशियल कि इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, हाउ टू टेक पॉज, राइट. एंड दिस इज अ न्यू प्रैक्टिस. ऑफ कोर्स it's a challenge and it's very difficult in those moments, but it can, you know, achieve through practice. कि आप apparently बाहर जो कुछ हो रहा है उससे disassociate होकर अपने ब्रेन को सेफ फील करवाने का बंदोबस्त करें first of all. And when your nervous system आपका जो है वो safe condition में आ जाए कि वो safe feel कर रहा है, now outside there is a tiny threat, so then we can go towards process things, right. कि जो कुछ बाहर सिचुएशन में हुआ, how that affected us from inside, हमारे अंदर क्या तूफान बरपा हुआ उस बाहर की सारी जो कारकर्दगी है उससे, राइट. जो किसी ने कहा या कोई बात हुई उसके नतीजे में हमें क्या फील हुआ, एंड फ्रॉम वेयर दिस फीलिंग इज कमिंग, हमारे क्या थॉट पैटर्न्स हैं, क्या सोचें हैं जो आ रही हैं, और ये दोनों मिलकर क्या किस किस्म का रिएक्शन जनरेट कर रही है. तो दीज आर द थिंग्स जो हम प्रोसेस करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग द नर्वस सिस्टम स्टेट, राइट. जब नर्वस सिस्टम के हार्मोनल स्टेट चेंज होती है तो उसके बाद वी हैव टू प्रोसेस आवर थिंग्स कॉन्शियसली. नेक्स्ट स्लाइड पर जाइएगा 18 पर. सनिया नेक्स्ट स्लाइड करनी है, मुझे शायद पता नहीं चला आपने एंड पे क्या बोला. जी 18 स्लाइड पर ले जाइएगा. ओके. Okay, so now here comes understanding conscious versus unconscious living. यानी एक वो तर्जे हयात है जो लाशऊरी तर्जे हयात है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी, हमें अपना आप या अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उस तर्जे हयात पर नजर आते हैं. ठीक है. एंड नो डाउट देयर आर पीपल हु प्रोसेस कॉन्शियसली थिंग्स, बट हमें मेजॉरिटी बेसिस पर जो लाइफस्टाइल नजर आता है अपने इर्द गिर्द और जो हमने अपनी अपब्रिंगिंग में जिस लाइफस्टाइल को मोस्टली एक्सपीरियंस किया है, दैट इज अनकॉन्शियस लिविंग, living at autopilot state of the brain, autopilot mode of the mind. So brain and mind are two different aspects of human being. हमने इसको स्टडी किया था कि ब्रेन आपकी फिजिकल रियलिटी है एंड माइंड is your non-physical metaphysical reality, right. तो अब ये दोनों जो हैं मिलकर जो चीज क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली जो अंदर क्रिएट हो रहा होता है इन एनी सिचुएशन, उसको विदाउट प्रोसेसिंग, विदाउट एनालाइजिंग जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा होता है और जो हम अवामिल कर रहे होते हैं, व्हाट बिहेवियर्स वी आर प्रैक्टिसिंग,
at that autopilot mode, that is for your unconscious living, अगर आप उसके ऊपर रह रहे हैं, ठीक है. So this is unconscious living. And what is conscious living? Okay, you process the things consciously, you analyze, you take charge of yourself, you take charge of your brain, nervous system conditions, and your mental state, that is your thoughts, right? तो ये इसका कॉन्शियसली इसका चार्ज लेना और अपने लिए रिस्पॉन्सेस को चूज करना क्रिएटिवली, दिस इज व्हाट दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस लिविंग, शऊरी तर्ज जिंदगी, कि अपनी इमोशनल स्टेट, अपने रिस्पॉन्स का ड्राइवर बनना, खुद अपनी जात का खुद ड्राइवर बनना, दैट इज कॉन्शियस लिविंग, राइट? एंड दिस हैपेंस व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी की है कि आपके इमोशंस के साथ आपका अच्छा ताल्लुक कायम हो, आप उनको अंडरस्टैंड करना सीखें, राइट? उसको प्रैक्टिस करें. और लास्ट टाइम हमने जो बात की थी कि हाउ दीज थिंग्स कम, उसके अंदर एक ऑफ कोर्स के सेल्फ कंपैशन का के आइडिया को अंडरस्टैंड करना इज अ थिंग, कि हम हमारे यहाँ इसका बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट चलता है कि सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन. अगर सेल्फ कंपैशन होगी तो वी कैन टेक चार्ज ऑफ आवरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. तो व्हाट इज सेल्फ कंपैशन, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करें कि सेल्फ कंपैशन जो है आम तौर पर हमारे यहाँ हमें जो आइडिया नजर आता है उसके हवाले से, वो है अपनी जात की केयर करना, ठीक है. एंड मोस्टली उसमें हमारी फिजिकल नीड्स आ जाती हैं, कि फिजिकल नीड्स की केयर करना, खाना पीना, सोना, अपने आप के साथ कनेक्ट करना. बट द मेन थिंग दैट इज एक्चुअली सेल्फ कंपैशन इज कि आप अपनी जात के साथ कनेक्ट कर सकें, और उसको प्रोसेस कर सकें, आप लर्न कर सकें, आप ग्रो कर सकें, राइट? There is self compassion, कि अपने लिए आप अंडरस्टैंड करें कि who it is you are in actual. Are you your thoughts? अपनी थॉट्स के हवाले कर दे अपने आप को, अपने इमोशंस के हवाले कर दे अपने आप को, या इन दोनों का चार्ज लेकर खुद से अपने आप को ड्राइव करे. तो दैट इज सेल्फ कंपैशन, के इंसान जो है उसकी जो वर्थ है वो क्या है. यानी इंसान को अगर अशरफुल मखलूकात एक कॉन्सेप्ट है कहा जाता है, तो व्हाई दैट ह्यूमन बीइंग इज अशरफुल मखलूकात. तो अपनी वर्थ का एहसास अपने अंदर पैदा किया जाए कि हु इट इज यू आर, राइट? इस दुनिया में आप कौन है, आपकी हैसियत क्या है. इस दुनिया में बहुत सी दूसरी मखलूकात भी हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं, इंसान है, और डिफरेंट जो है वो स्पीशीज हैं, बट हु इट इज यू आर, आप कौन है, आपकी वर्थ क्या है, राइट? और एक जो मेन ये आइडिया जो बताता है कि इंसान कौन है, उसकी वर्थ क्या है, तो इंसान जो है वो कॉन्शियस ड्राइवर है. इंसान, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, इंसान को रीजनिंग अता की है, इंसान को कॉन्शियसनेस अता की है, राइट? तो अब अगर एक इंसान अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल नहीं करता, तो दैट इज द थिंग जो कि जानवरों के पास नहीं है. और जो अनकॉन्शियस लिविंग है, या आप कह लें ऑटोमेटिक जो लिविंग है, अनकॉन्शियस तो नहीं कहेंगे जानवरों के मामले में, ऑटोमेटिक लिविंग जो है, किससे बिलोंग करती है? जानवरों से, कीड़ों मकोड़ों से, परिंदों से, वो मखलूकात जिनको इख्तियार नहीं दिया गया, जिनके पास सिर्फ कुछ ड्यूटीज हैं, उनके कुछ रोल हैं, कुछ मकासद हैं जस्ट उनकी तकलीफ के, जो उनको फुलफिल करने हैं, और उसके लिए वो फिक्स हैं, यानी उसी के लिए वो ही कर सकते हैं, उनके लिए एक फिक्स्ड, आप जिसको कहें कि प्लान है. बट इंसानों को
आजादी दी गई है, इरादा और इख्तियार की ताकत अता की गई है कि इंसान खुद अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू ड्राइव करे, क्रिएट करे, राइट। तो दिस इज द थिंग कि अगर इंसान इसको अपनी जात से उठाकर फेंक दे, अगर खत्म हो जाए ये चीज, तो फिर जानवर में इंसान में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन माय व्यू कि दिस इज द थिंग जो डिफरेंशिएट करती है इंसान को, एंड दैट इज द थिंग कि इस वर्थ का एहसास अपने अंदर पैदा करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दैट इज द थिंग जो आपको इंसान बनाती है। तो ये वर्थ है, सेल्फ वर्थ, एंड सेल्फ वर्थ को रियलाइज करना इज सेल्फ कंपैशन इन एक्चुअल। बाकी सारी सेकेंडरी चीजें हैं इसके साथ कि आप अपनी फिजिकल केयर, जब आप अपनी वर्थ का एहसास करने लगते हैं, तो नाउ यू आर द कॉन्शियस ड्राइवर ऑफ योर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ, चाहे वो फिजिकल लाइफ है आपकी, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, आपकी इमोशनल लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है। नाउ इफ यू आर अ कॉन्शियस ड्राइवर, अगर आपने अपनी वर्थ का एहसास अपने अंदर पैदा कर लिया कि आप कौन है, राइट, तो अब नाउ यू आर इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ कंपैशन, दैट इज द थिंग। और अगर आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप जद्दोजहद कर रहे हैं, आप वो चीज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, प्रैक्टिस, ठीक है, एंड उसमें लर्निंग आती है, उसमें अपने ब्रेन को ग्रो करना आता है, अपने माइंड को ग्रो करना आता है, सीखना आता है, अपने अमल को डेवलप करना आता है। तो दिस इज द थिंग जो कि सेल्फ कंपैशन है, राइट। और जनरली सेल्फ कंपैशन सिर्फ यही नहीं है कि आप बस, आपको ये बता दिया जाए कि अपना ख्याल रखना है, अपने अच्छा खाना, अच्छा सोना, देखो अपनी केयर करो, अपने आप को देखो। These things are secondary, जो वंस आपके अंदर वो वर्थ का एहसास पैदा हो जाए, तो ये सारी चीजें फिर, ऑफ कोर्स नाउ यू आर द कॉन्शियस ड्राइवर। तो अब ये सारी जितनी एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ की, आपकी जात की, आप इसको कॉन्शियसली यू विल ड्राइव दीज थिंग्स, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ कंपैशन। दैट इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव कॉन्शियसली, ठीक है। तो ये अपनी कॉन्शियस लिविंग के लिए अगर आप शऊरी तर्ज़े हयात जो है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस वर्थ पर अल्लाह ने आपको पैदा किया है, आप उस वर्थ पर जिए, ठीक है, आप अपनी जिंदगी जिए उस शान, उस वकार के साथ, जिस वकार को देकर अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है। तो दैट इज कॉन्शियस लिविंग, राइट। और इसी पर हमारा सवाल भी है क़यामत के दिन, क्योंकि ये चीज इंसानों के पास है, जानवरों को तो सवाल नहीं होना, राइट। तो इंसान को चूंकि ये चीज दी गई है, इरादा और इख्तियार, ऑटोनॉमी, तो सवाल भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंसान की है टू लिव कॉन्शियसली, और सवाल भी इसीलिए अमल का इंसान से होना है, बिकॉज अ ह्यूमन कैन ड्राइव हिज और हर सेल्फ, राइट। ठीक है, 19 पर ले जाइएगा स्लाइड पर। Okay, now this is an activity is sitting with your emotions and processing it. यानी जब भी हम कोई जज्बा तजर्बा करें, any emotional state, तो सबसे पहले इस एक्सपेक्टेशन को तर्क कर दे कि जज्बात को ऐसा वैसा होना चाहिए था, यानी what is automatically is there, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको रियलाइज करके उसके साथ कनेक्ट करें, ठीक है, और नॉन जजमेंटल वॉचर की हैसियत से उसको ऑब्जर्व करें और उसके ऊपर काम करें, बजाय इसके कि हम कहें गुस्सा जो आया है दैट इज समथिंग बैड हैपनिंग टू अस, दैट, या हम कहें कि दैट इज समथिंग गुड हैपनिंग टू अस, राइट। तो बैड और गुड की कैटेगरी में रखने की बजाय वी सी आवर इमोशंस, you know, to understand,
to process कि what is there, it is it. ठीक है, यहाँ जो जज्बा अपीयर हुआ वो है, जैसा है वैसा ही है, राइट? और हम उसको कोई जज नहीं करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। तो जज्बात अच्छे या बुरे नहीं होते, जज्बात जज्बात होते हैं और ऑटोमेटिकली अपीयर होते हैं, राइट? दिस इज एन ऑटोमेटिक थिंग। ठीक है, आप जबरदस्ती ना किसी से नफरत करते हैं, ना जबरदस्ती किसी से मोहब्बत करते हैं। That is the thing that appear automatically, right? So अब what is the duty of a human being is to process, to understand कि ये जो जज्बा हमारे अंदर अपीयर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो why it's there, आ क्यों रहा है, तो क्या है ये और क्यों है, हमने क्या और क्यों को प्रोसेस करना है, बजाय हमें कैटेगराइज करने के कि यहाँ पर ये जज्बा जो आ रहा है ये अच्छा नहीं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आई एम नॉट फीलिंग गुड, राइट, आई एम नॉट फीलिंग राइट, ये जो मैं फील कर रहा हूँ दैट इज नॉट राइट, दैट इज रॉन्ग, राइट? तो ये है कि आप जज कर रहे हैं अपने इमोशंस को उस स्टेट में, एंड दैट इज द थिंग जिसमें अपनी जात की जजमेंट भी अपीयर होती है साथ में कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, राइट? तो दीज आर द थिंग्स दैट अपीयर्स ऑटोमेटिकली, और इनको प्रोसेस और अंडरस्टैंड करना है विदाउट पुटिंग इनटू कैटेगरीज, कि जैसे कि ये हैं इन्हें वैसे ही महसूस करते हुए इनके साथ कुछ वक्त गुजार कर इनकी सुने। लिसन टू योर इमोशंस, एंगर इज देयर, व्हाई इट्स देयर, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, राइट? और जो कुछ भी अंदर हो रहा है क्यों हो रहा है। और इससे पहले ये बात याद रखती है कि प्रोसेसिंग इज द सेकेंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक you know your nervous system feels safe. Okay, 20 स्लाइड पर ले जाइए, स्लाइड नंबर 20 पर ले जाइए। ठीक है, so strategies to identify and explore your emotional triggers. How to identify, पहचाने कैसे और एक्सप्लोर कैसे करें अपने इमोशनल ट्रिगर को। Once you have processed your, first of all, what you need to do is कि pay attention to your bodily reactions. Body के अंदर क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, where it is feeling in the body, what's happening inside your body. ठीक है, और बॉडी के अंदर जो रिएक्शन आ रहा है वो हमने उसको पीछे स्टडी किया कि how to process that thing. We have to discover our ways of catharsis. We have to pay attention कि how to heal that thing. जो हमारे अंदर जो चीज अपीयर हो रही है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या करना इफेक्टिव होगा कि नर्वस सिस्टम फील करे सेफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बॉडी रिएक्शंस पर अटेंशन पे करना और उनको हील करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। Then remove, और ये कैसे होगा, remove your attention from the other persons or external situations and focus on your breath. जो आपका breathe work है, that is, breath work is very effective for taking a pause. कि आप अपने बॉडी के ऊपर तवज्जो लाने के लिए अपनी सांस के ऊपर, अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करें एंड हीलिंग ऑफ नर्वस रिएक्शंस, कि वही चीज के आपके अंदर जो कुछ हो रहा है, बॉडी जो तहरीक फील कर रही है, हाउ टू रिलीज दैट तहरीक, उस को कैसे रिलीज करना है, अपने कॉर्टिसोल्स को। ठीक है, और किस तरह से आपने कोई हैप्पी हार्मोन्स वाली एक्टिविटी करके अपने जो नर्वस रिएक्शन है उसको हील करना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड देन take a break and be connected to your body। ये उसी के फर्दर है कि अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करें उसको कूल डाउन करने के लिए, राइट, उसको हील करने के लिए। आफ्टर हीलिंग, और जब तक आप उसको हील ना कर लें आपको प्रोसेसिंग पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी रिएक्ट करने की, कोई भी अमल नहीं करना आपको। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी लेना इम्पोर्टेंट है। एंड और जो कॉन्शियस लिविंग में जो क्रूशियल थिंग है, दैट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस एंड थॉट्स, योर एक्शंस, के अपने एक्शंस की और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसी को कहते हैं, राइट। और यहाँ पर कुछ लोग इस चीज को मर्ज कर देते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शायद सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कि हमारी वजह से सिचुएशन जो है वो अराइज हुई, ठीक है, एंड नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। नो, you are not responsible for what is happening outside. Sometimes there can be a part, sometimes एक इंसान रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किसी लेवल पर, बाहर जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसकी क्रिएशन में, ठीक है, बट वो रिस्पॉन्सिबल भी इंसान अपने ऑटो स्टेट की वजह से होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो आउटर जो सर्कमस्टांसेस है, दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल, दैट आर नॉट बिकॉज ऑफ यू, there are other certain things जो उसके साथ रिलेटेड होती हैं। ऑफ कोर्स दूसरे लोग होते हैं आपकी जिंदगी में, आप वर्क प्लेस पर हैं, वहां पर आपको कोई बाहर से कोई स्ट्रेसर फेस करना पड़ सकता है, एंड जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेसर आपकी वजह से क्रिएट हुआ, that can be created because of some else person, किसी दूसरे शख्स की वजह से, या बाहर जो हालात चल रहे हैं, कोई अनसर्टेन कंडीशन आ गई है, ठीक है, कोई गैर यकीनी सूरत हाल एकदम से पैदा हो गई अल्लाह की तरफ से, या आप कुछ भी कह लें उसको, कि वो हालात में एक चीज आ गई है, जैसे कोविड है, तो दैट इज एन अनसर्टेन सिचुएशन दैट इज हैपनिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि यू नो हमारे यहाँ इस तरह के पर्सपेक्टिव चल रहे होते हैं कि जिसमें हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे होते हैं कि ये बाहर जो पेश आया हमारी वजह से था, ठीक है। सो डिसएसोसिएट फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड जस्ट प्रोसेस के नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट यू नो थिंग व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, बाहर जो कुछ हो रहा है उसके अब उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। The actual responsibility जो लेनी है वो इस चीज की है। And after healing your hypervigilant state, ask yourself why you are being triggered. So first of all, why को explore करना है, कि why that emotion is there, why that trigger is there, right? तो उसको explore करने के बाद notice what thoughts are firing and running through your head. अब आप जो भी सोचे चल रही हैं अंदर, you know, जो अमल पे माइल कर रही हैं आपको, वो सोचे क्या है, and you have to process those thoughts consciously. उनमें से कुछ सोचे ऐसी हो सकती है जो आपको अमल के लिए कॉन्शियसली अमल चूज करने में मदद करे, राइट, उन थॉट्स में सोल्यूशन हो, so you have to take those thoughts, but first you have to analyze, right, and then you have to choose consciously कि कौन सी थॉट जो है वो आपके लिए वर्क करेगी, that is right आपके रिस्पॉन्स के लिए, और कौन सी जो है that is not right, right, प्रोसेसिंग में हम उसको रिजेक्ट करें। तो दिस इज द थिंग जिससे कि अपने एक्शन जो है, एंड नाउ दिस इज एन एक्सपेरिएंशियल प्रोसेस, कि आपकी जो थेरेपी में जो चीज करते हैं वो एक्सपेरिएंशियली इसको करते हैं, कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को लाकर यू नो विद एक्सपर्ट या थेरेपिस्ट आप प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट अपनी हाइपर विजिलियंट स्टेट को आप एक्सपर्ट की सपोर्ट से प्रोसेस करते हैं, ब्रीथ वर्क एंड अदर थिंग्स व्हाट यू आर नीडेड, राइट, और उसके अंदर आपकी शेयरिंग भी होती है, कि शेयर करने से जो ह्यूमन कनेक्शन, जो रिलेशनल थेरेपिस्ट होता है उसको कनेक्शन के ऊपर ट्रेन किया जाता है, कि हाउ टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द नर्वस सिस्टम ऑफ द क्लाइंट, जो उस सिचुएशन में यू नो अनसेफ वो फील कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, जिसके ऊपर एक रिलेशनल थेरेपिस्ट को ट्रेन किया जाता है, कि हाउ टू प्रोवाइड दैट सेफ्टी फर्स्ट फ्रॉम द आउटसाइड। तो वो सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट उसमें आपके लिए बनाना होता है, एंड द एक्सपर्ट जिसके साथ आप सेफ फील नहीं करते, दैट इज नॉट योर राइट स्पेस,
या कोई भी दूसरा इंसान जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं इन दैट स्टेट टू सपोर्ट, टू गेन सपोर्ट फॉर योरसेल्फ। तो अगर उसका साथ आपको वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो दैट इज नॉट द राइट सोर्स टू गेट सपोर्ट। ठीक है, तो दिस इज द क्रूशियल थिंग जो आप किसी भी एक्सपर्ट के साथ प्रोसेस करते हुए भी जो आपको देखना चाहिए, देखना होता है कि एम आई फीलिंग सेफ विद दैट पर्सन, कोई नर्वस सिस्टम सेफ्टी फील कर रहा है, हीलिंग हुई है, कुछ कैथारसिस हुआ है, तो दैट इज द थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप के साथ जो है एक्सपर्ट करता है। एंड देन द सेकंड थिंग कि आपके साथ प्रोसेस करता है आपकी पर्सनल सिचुएशन को, जो थॉट्स आ रही हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, उनको जो अमल करने को दिल चाह रहा है, उसको वो प्रोसेस और एनालाइज करता है आपके साथ कॉन्शियसली। एंड देन वो आपको डायरेक्ट करता है, चॉइस इज योर्स। अगेन जो थेरेपिस्ट आपको बताए ये कर लो, दैट इज नॉट राइट। तो जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस होता है, दैट इज नॉट सोल्यूशन ओरिएंटेड कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट आपको डायरेक्ट करेगा कि अब आप हाउ टू चूज फॉर योरसेल्फ, खुद अपनी ऑटोनॉमी को इस्तेमाल करते हुए। तो थेरेपिस्ट वर्क्स एज एन एनेबलर, आपके अपने अंदर के हीलर को एनेबल करता है। वो हीलर इज यू। तो कोई भी एक्सटर्नल ये जो मसीहा का कॉन्सेप्ट है या हीलर का, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट राइट इन माय व्यू एंड इन माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस। तो वो जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो एक तरह का ये होता है कि आप खुद अपनी सिचुएशन से डील करना नहीं सीखते। उसमें आपको नेक्स्ट टाइम भी जब कोई प्रॉब्लम आएगी, यू विल गो टू, अच्छा चलिए अब आप इसका भी सोल्यूशन बता दें, इसका भी बता दें, राइट। सो सेल्फ हीलिंग जो है, दैट इज नॉट सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोसेस कि इसके अंदर आप कोई भी एक्सपर्ट आपको ये नहीं बताएगा कि आप ये कर ले, ये इससे हल हो जाएगी आपकी सिचुएशन। नो, दैट इज योर टास्क। वो डायरेक्ट करेगा, आपके अंदर को प्रोसेस करेगा आपके साथ और डायरेक्ट करेगा आपको आपकी ऑटोनॉमी को चार्ज करते हुए कि नाउ टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ। खुद चूज करें अपने लिए व्हाट इज राइट टू हाउ, यानी यू हैव टू रिस्पॉन्स द सिचुएशन। तो दैट इज द थिंग जो कि सेल्फ हीलिंग में की जाती है। एंड द क्वेश्चन इज, जब आप वाई को प्रोसेस कर रहे हैं, तो व्हाट हैपेंड बिफोर यू ट्रिगर। जब ट्रिगर आया उससे पहले क्या सिचुएशन थी आपकी, क्या हो रहा था, व्हाट वाज देयर इनसाइड यू, आपके अंदर क्या सिचुएशन थी एट दैट मोमेंट, आप किस स्टेट में थे ऑलरेडी जब ट्रिगर आया। तो इसके ऊपर जो है वो अगर टिकिंग बंद हो जाए तो फिर इसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टीफन कवी जो है, उनकी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, काफी फेमस बुक है, मे बी पीपल नो अबाउट दैट। तो उसके अंदर उसने एक जो है वो सिचुएशन डिस्क्राइब की है जिसमें कि उसके एक ही शख्स को 2 डिफरेंट सिनेरियोज में दिखाया कि एक सिनेरियो ये है कि जो है ना, उसको अपने बॉस से डांट पड़ी है, इंसल्ट किया उसके बॉस ने, और जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब्ड है। और उसकी वाइफ की कॉल आती है और वो कहती है कि आज तो हमारी या घर जाता है, यानी कुछ इस तरह किया, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद है कि घर जाता है, उसकी वाइफ कहती है कि आज